नादरीन, खबरों की तादाद ज़्यादा है तो बड़ी जल्दी जल्दी हम तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। नंबर एक तो आज शहीद अरशद शरीफ की 3री बरसी है। पाकिस्तान के मीडिया के लिए एक तकलीफ़ दे दिन और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का किया हुआ वो कारनामा जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। ये वो ज़ख्म है पाकिस्तानियों के सीने पर जिसे पाकिस्तानी हमेशा याद रखेंगे। शहीद अरशद शरीफ का जनाजा पाकिस्तान की तारीख के बड़े जनाजों में से एक था। पाकिस्तानियों ने बताया कि वो कौम का बेटा है, कौम उसके साथ खड़ी है और उसके कातिलों को कभी माफ़ नहीं करेगी। अरशद शरीफ साहब की वालदा ने कुछ नाम दिए थे और एक एप्लीकेशन दी थी जिसके मुताबिक वो चाह रहे थे कि FIR हो, लेकिन वो FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई। और आज के दिन में आपको एक मरतबा फिर बता दूं कि शहीद अरशद शरीफ का मुकदमा पाकिस्तान की किसी अदालत में नहीं चल रहा। जो नाम अरशद शरीफ की वालदा ने दिए थे उनमें जनरल बाजवा, साबिक आर्मी चीफ, जनरल नदीम अंजुम, साबिक DGI और उसके बाद ISPR के ब्रिगेडियर शफीक मलिक, फिर ISI के ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा, DGC ISI मेजर जनरल फैसल नसीर और ISI कर्नल रिजवान और ISI कर्नल नुमान। ये नाम दिए थे शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने, लेकिन उनकी दरख्वास्त के ऊपर FIR आज तक नहीं हुई। तो आज नहीं तो कल इंसाफ तो होगा और ये कटहरे में आना पड़ेगा सारा मामला और जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारे ऊपर ज़मीन तंग की गई, हमें बार बार हरासा किया, खौफजदा किया गया, बल्कि ये पैगामात पहुंचाया गया कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा। और जिन हालात में शहीद अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा वो हालात भी सबके सामने हैं। उन्हीं हालात का सामना जो है वो दीगर कुछ सहाफ़ियों को भी करना पड़ा। साबिर शाकिर साहब जो हैं वो लगातार कई साल से ख़तरे में है, पाकिस्तान वापस नहीं जा पा रहे। जिन हालात में मैं रहा पाकिस्तान के अंदर वो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बड़े भयानक हालात, फिर मैं पाकिस्तान से बाहर आया जिन हालात में वो भी सब जानते हैं। मुईद पीरज़ादा साहब आप वो देखें, पाकिस्तान नहीं जा सकते, उनको भी धमकाया गया, उनके लिए भी मुश्किल हालात पैदा किए गए। इसी तरह जो वजाहत सईद खान साहब हैं वो भी पाकिस्तान नहीं जा सकते। इससे पहले अहमद नूरानी साहब हैं और दीगर बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, शाहिद असलम साहब हैं, ज़ुबैर अली खान साहब हैं और अभी मजीद कुछ सहाफ़ी पाकिस्तान से बाहर आ गए हैं और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में उनकी जानें ख़तरे में है। लिहाजा ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एक घिनौना खेल है जिसे वो बड़े लंबे अरसे से खेल रहे हैं। इसे ख़त्म होना चाहिए और एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा रजीम है, इसके जो सहूलतकार हैं या मौजूदा रजीम के अंदर बैठे हुए जो किरदार हैं, ये इतने घिनौने हैं कि ये डिक्टेटर्स के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं कि एक वज़ीर आला है, वो लेकर जाता है हाई कोर्ट का ऑर्डर, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर उसके पास है कि जाओ जाकर जेल में मुलाकात कर लो। वो जाता है जेल में इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, सुहेल अफरीदी, और उसे रोक लिया जाता है, मुलाकात नहीं करने दी जाती। वो वहाँ सड़क पे बैठ जाता है, उसके साथ और लोग भी बैठ जाते हैं। अब वहाँ पे 100-150 बंदा मौजूद है, वज़ीर आला सड़क पे बैठा हुआ है, ये 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है और सड़क पे बैठा हुआ इसलिए कि भाई एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इसकी मुलाकात हो इमरान खान से, और अदालती ऑर्डर के तहत तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद अदालती ऑर्डर है, अदालती अहकामात उसके बाद मौजूद हैं और सुपरिटेंडेंट जेल जाके अदालत में क्या बताता है आज के दिन, वो जाकर जज को ये बताता है जनाब हमारे तक तो ये पहुंचते ही नहीं है, जो हमारे तक पहुंचते हैं हम उनकी मुलाकात करवा देते हैं। कैसी डिटाई और बेशर्मी है भाई। बाहर कौन खड़ा हुआ? पुलिस खड़ी हुई है। पुलिस किसी को जाने देगी तो कोई दरवाजे तक पहुंचेगा ना। जेल के दरवाजे तक 4-4 नाके लगाए होते हैं, किसी को भी जेल के दरवाजे तक पहुंचने नहीं दिया जाता। मुलाकातें सिर्फ इस बहाने होती हैं कि इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 का केस चल रहा है, अगर वो ना चल रहा होता तो एक भी मुलाकात ना होती। 7 महीनों से इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब के बकौल गुज़िश्ता 9-10 महीनों में उनकी बेटों से उनकी एक ही बात करवाई गई है, एक ही मरतबा, वो भी 3-3 मिनट की, और उसके अंदर भी वो कह रहे थे जी प्रॉब्लम्स थी। अब मामला ये है कि वज़ीर आला वहाँ पे आके बैठा हुआ है और वो ये कहता है जी मेरे लीडर से मुलाकात करवाओ, और लीडर से मुलाकात करवाई नहीं जा रही वज़ीर आला की। उसके बाद वो उठता और वापस चला जाता है, लेकिन उसने कुछ बातें कही हैं, देखें उसके बाद रास्ते कौन से रह गए। पहले तो वज़ीर आला को सुन लेना कि उसने क्या कहा। वो ये कहता है वज़ीर आला कि मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अगर अदालतें इसी तरह काम करती हैं तो फिर अवाम का अदलिया पर एतमाद कैसे बहाल रहेगा। जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती मैं किसी मीटिंग में शिरकत नहीं करूंगा।
और ना ही काबीना तश्कील दूंगा। मैं धरना जारी रखूंगा और अगली बार सबको पता चलेगा कि असल धरना किसे कहते हैं। अगर अदालतें अवाम की आवाज नहीं सुन रही तो अब फैसला अवाम ही करेगी। लेकिन दो रास्ते हैं अब सुहेल अफरीदी के पास इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि हमारे दरवाजे पे आओ, हम करवाते हैं मुलाकात। ये जज क्या बेचते हैं, जजों की क्या औकात है। जज अगर आपको फैसला लिखकर भी देंगे तो हम पुलिस के जरिए से आपकी मुलाकात रुकवा देंगे, और अगर पुलिस आपको रास्ता भी दे देगी तो हम जेल में आपकी मुलाकात होने नहीं देंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट की यह ख्वाहिश है कि अगर मुलाकात करनी है जिसने भी, वो पहले हमारे पास आए, हमसे बात करे, फिर हम बताते हैं कि इमरान खान से जाकर क्या बात करनी है, फिर जाके मुलाकात कर लें, जैसे बहुत सारे लोग करते भी है ना मुलाकात। लेकिन यहां पे अब दो रास्ते हैं सुहेल अफरीदी के पास। नंबर एक रास्ता तो डील वाला रास्ता है कि अच्छा बच्चा बन जाए और एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर कर दे। अब यही काम करने की वजह से जो है वो गंडापुर साहब की कुर्सी चली गई, वो अच्छा बच्चा बन गए थे। लिहाजा सुहेल अफरीदी के लिए यह रास्ता अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। दूसरा रास्ता यह है कि एहतजाज और अवामी ताकत का रास्ता, कि जनाब अब कोई रास्ता बाकी नहीं है, अदालतें ऑर्डर देती हैं, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, ना पुलिस ऑर्डर को मानती है, ना जेल का जो अमला है वो ऑर्डर को मानता है। एस्टेब्लिशमेंट वैसे ही उसे जूते के नोक के ऊपर रखती है अदालत के ऑर्डर को। लिहाजा छोड़ो अदालत के ऑर्डर को, अपना अवामी ताकत या पुरअमन एहतजाज के जरिए से कोई रास्ता निकालते हैं और प्रेशर बढ़ा के मुलाकात करते हैं। तो दूसरा रास्ता तो अब सुहेल अफरीदी के पास ये है। अब देखना यह है कि उन दो रास्तों में से वो कौन सा रास्ता चुनते हैं। एक और चीज नाजरीन, ये जो टिकटॉक और हुकूमत है ना, ये अपने दादा के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। दादा मैंने कहा तो याद रखिए कि दादा जो थे, सियासी दादा, वो जनरल ज़ियाउल हक थे मरियम नवाज के। क्योंकि पीपल्स पार्टी भी ये कहती रही और बहुत सारे ये लोग कहते रहे हैं, बल्कि मियां साहब खुद इसको बड़े फख्र समझते हैं कि इनके जो रूहानी वालिद हैं वो जनरल ज़ियाउल हक हैं, और जनरल ज़ियाउल हक ने ही इनको वो सियासत सिखाई है जो ये अब तक करते चले आए हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़ियाउल हक ने एक पाबंदी लगाई थी, और वो पाबंदी ये थी कि कैदी जो है वो सियासत नहीं कर सकते या सियासत पे गुफ्तगू नहीं कर सकते। यानी जितने कैदी हैं ना, चाहे वो थाने के अंदर बंद हैं, जेल के अंदर बंद हैं, वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे, उन्हें इजाज़त नहीं है कि वो सियासी बातचीत कर सकें। ये ज़ियाउल हक ने एक पाबंदी लगाई हुई थी, क्योंकि ज़ियाउल हक अपने सियासी मुखालिफिन को डालता था जेल में, और उसने एक पाबंदी लगा दी कि जनाब जेल के अंदर जितने भी बंदे हैं वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, ना लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कोई पैगाम दे सकते हैं। ये पाबंदी, सियासी बातचीत वो लोग नहीं कर सकते, ये पाबंदी ज़ियाउल हक ने लगाई थी। अच्छा, ये जो पाबंदी थी, ये इसकी शिक 265, ये 265 जो है इसके खिलाफ अदालत में चले गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, और सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने यह फैसला किया था कि पाबंदी नहीं रहेगी। उन्होंने इजाजत दी थी कि कैदी सियासी बातचीत कर सकता है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, एक जमहूरी मुल्क है। ये क्या होगा, कैदी किताबें लिखते हैं, पूरी दुनिया के अंदर कैदी सियासत करते हैं, जेल के अंदर से लोग बहुत सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये क्या हो गया कि सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता कैदी। तो एजाज इसहाक खान साहब ने यह फैसला दिया था कि यह पाबंदी नहीं लग सकती, लेकिन पंजाब हुकूमत ने दरखास्त दायर की ज़ियाउल हक के नक्शे कदम पे चलते हुए, और उसकी रूह को ताज़ा रखने के लिए और ज़ियाउल हक की जो सफाकियत है उसको ज़िंदा करने के लिए इन्होंने जनाब दरखास्त दे दी, अपील में चले गए, और अब एक बेंच बना और उसने जनाब वो फैसला मुअत्तल कर दिया। मैं आपको सिर्फ एक सुनवाता हूँ कि नवाज शरीफ ज़ियाउल हक के बारे में क्या कहता था, ज़रा ये सुने आप। Good presidents in the politics of this country, which have had very healthy impact, and I like to pursue those policies. Decency in politics, I think, is the first one to introduce in this country. लो जी, ज़ियाउल हक पहला आदमी है जिसने सियासत के अंदर बड़ी मुस्बत चीज़ें लेकर आया, बड़ी डिसेंसी लेकर आया, बड़ा कमाल उसने ज़ियाउल हक ने काम किया। मैं चाहूँगा कि उसकी इन पॉलिसीज़ को जारी रखूँ। ये नवाज शरीफ है, पहला आदमी ज़ियाउल हक को करार दिया, भुट्टो को भी नहीं, लियाकत अली खान को भी नहीं, फातिमा जिन्ना को भी नहीं, कायदे आज़म को भी नहीं, लेकिन कैसे जूते पॉलिश करते थे कि मरे हुए डिक्टेटर के भी जूते पॉलिश कर रहे थे। ये जनाब नवाज शरीफ साहब थे, और आज उनकी बेटी ने साबित किया कि अपने रूहानी दादा जनाब
ज़िया-उल-हक साहब को वो फॉलो करेंगी और उसी रास्ते पर वो चलेंगी। और उस रास्ते पे चलते हुए उन्होंने साबित किया कि जैसा ज़िया-उल-हक था, वही सोच जो ज़िया-उल-हक की सोच है, वही आज नवाज शरीफ की और मरीम नवाज की सोच आज भी जिंदा है और ये उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।